बच्चों, उम्मीद एक ऐसी चीज होती है, वो एक ऐसी चिड़िया की तरह होती है जो भोर होने से पहले भी जो सूर्य की किरण है उसको महसूस कर लेती है, रोशनी को महसूस कर लेती है। तो ज़रूरत है आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की। एक बार अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो फिर उस निर्णय को सही करके दिखाने की। तो ये जो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, उस जुनून को नतीजे तक पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा आज इस वीडियो में, जिसमें कि आप सीख सकते हैं कि आप नीट 2023 में एक बहुत अच्छी रैंक किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको मानना होगा और दिल में ठानना होगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। आपके नीट 2022 में कितने मार्क्स हैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप एक साल प्रयास करते हैं, एक साल मेहनत कर सकते हैं, आपकी एक साल की मेहनत, बस एक साल की मेहनत आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचा सकती है। मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसे कई जुझारू स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने असंभव शब्द की परिभाषा बदल दी है, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है और उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया। उन्होंने किसी से प्रॉमिस नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मम्मी मैं प्रॉमिस करता हूँ या पापा मैं प्रॉमिस करता हूँ। उन्होंने खुद से कमिटमेंट किया कि मुझको ये करके दिखाना है और उन्होंने करके दिखाया। ऐसा ही मेरा एक स्टूडेंट था जिसका अगर मैं आपसे मिलवाऊंगा उसको, और उसने 214 मार्क्स, 214, सोचो नीट में जिसके 214 मार्क्स हो, सोचना जरा एक बार, जिसके 214 मार्क्स थे नीट में, 214 से 624 तक का सफ़र अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी 214 से वो 624 गया। आपके किसी के 400 मार्क्स हैं, किसी के 500 मार्क्स हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते यार 700 मार्क्स? बिल्कुल ला सकते हो। बस ज़रूरी है सही स्ट्रेटेजी की, सही प्लानिंग की और सेल्फ डिसिप्लिन की। ये तीन चीज़ें जो हैं अगर आप करते हैं, और मेहनत तो आप करेंगे ही, अगर आप मेहनत करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, आपकी प्लानिंग परफेक्ट है, तो आपको नीट 2023 के एग्ज़ाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्यों? देखिए ना, आप समझिए इस बात को कि नीट के एग्ज़ाम की डिमांड क्या है आपसे। आप क्या बनने जा रहे हैं? एक डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो कैसा प्रोफेशन है कि आपको इमरजेंसी में तुरंत डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे इसको क्या मेडिसिन देना है, इसके साथ मुझे क्या करना है, इस पेशेंट को मेरे को कैसे ट्रीट करना है। तो आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आपको ओवर क्राउडेड सिचुएशन में काम करना पड़ता है और अपनी लिमिट्स से आगे जाके काम करना पड़ता है ना। कभी कभी आपको 24-24 घंटे काम करना पड़ता है, अपनी लिमिट से आगे जाके काम करना पड़ता है। कभी कभी अपने स्किल सेट से भी ऊपर जाकर आपको काम करना पड़ता है। ये डॉक्टर के प्रोफेशन की आपके साथ डिमांड है। इसी बात को ध्यान में रख के नीट का एग्ज़ाम डिज़ाइन किया गया है। आप सोच कर देखिए, कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट से लेकर 4 मिनट तक का समय मिलता है, लेकिन नीट के एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना होगा। 200 क्वेश्चन पढ़ना होते हैं लिमिटेड टाइम में, उनमें से कुछ क्वेश्चन 180 को आपको सॉल्व करना होता है, पर 200 क्वेश्चन आपको पढ़ना होते हैं। मतलब आपको ओवर क्राउडेड सिचुएशन में उन्होंने डाल दिया और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उसके अंदर उन्हें लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए वो सक्षम है। ठीक है, और आप अपने स्किल सेट से आगे जाकर काम करते हैं। फिजिक्स में तो कई सवाल ऐसे डाल दिए जाते हैं जिनमें मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है। आपका कोर सब्जेक्ट तो बायो है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग आपके लिए कुछ मैथमेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन भी रखते हैं, ताकि वो ये टेस्ट कर सकें कि आप बियॉन्ड द बाउंड्री जो है वो प्ले कर पाते हैं कि नहीं, बियॉन्ड द बाउंड्री जो है जाकर आप परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। तो ये तो आपके जो नीट का एग्ज़ाम है उसकी आपसे डिमांड है। अब हम इसको कॉन्कर कैसे करें, हम इसके बारे में काम कैसे करें, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि NCERT हमारे लिए बाइबल के समान है। तो NCERT पे स्टिक करना है हमको, चाहे हम फिजिक्स की बात कर रहे हों, केमिस्ट्री की बात कर रहे हों या बायोलॉजी की बात कर रहे हों। फिजिक्स की बात करें हम, केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, हमें NCERT पर स्टिक करना है। बायोलॉजी में तो हमें एक एक लाइन आप NCERT से पढ़ते ही हैं।
हाँ, ये हो सकता है कि कोई फिजिक्स में और केमिस्ट्री में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता हो जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ने में, तो उसके लिए आप अदर बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे गाइडेंस में हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके पास जो टीचर है उसी के इतने बेहतरीन प्यारे नोट्स और आर्टिकल्स होंगे कि जिनको पढ़ने के बाद आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचेगी। आपको केवल न्यूमेरिकल्स जो है वो लगाना होंगे, जैसे कि बियॉन्ड इक्वेशंस में, जो कि हमारा अपना प्लेटफॉर्म है जिसमें हम फिजिक्स को ईजी बनाने का काम करते हैं, वहाँ पर हम आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, जिसके बाद उसे किसी बुक की ज़रूरत नहीं होती है। हमने हर कुछ चीज़ को एकदम सिंप्लीफाई करके उन आर्टिकल्स में डाल दिया है। ऐसे आप जहाँ भी स्टडी करते हैं वहाँ पर अगर आपको इस तरीके से कोई मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है तो वो आपके लिए एकदम ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है जो आपकी रैंक को बूस्ट कर सकता है। तो आप दूसरी बुक्स की भी मदद ले सकते हैं अगर आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं आप तो, लेकिन आपको स्टिक तो रहना है एनसीईआरटी पर, क्योंकि आएगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से है। ठीक, फिर आप देखिए यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा मामला है। सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो एक की है सक्सेस की। तो आप अपने लिए क्या कीजिए कि आप अपने लिए सेट कीजिए डेडलाइंस। ऐसा नहीं है कि मैं नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पास अपनी स्टडी का कोई ब्लूप्रिंट ना हो। मेरे को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में मेरे कितने यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स जो हैं उनमें मेरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या रहेगी, मुझे कितना सिलेबस का पार्ट जो है कवर करना है, मेरी बायोलॉजी कितनी हो जाएगी, मेरी केमिस्ट्री कितनी हो जाएगी, मेरी फिजिक्स कितनी हो जाएगी। ये मेरे को आज पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट 4 मंथ का प्लान क्या है। अगर वो मैं अचीव कर लेता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसे रेक्टिफाई करूँगा और फिर उसको मॉडिफाई करके दोबारा से लगूंगा। लेकिन मेरे पास नेक्स्ट 4 मंथ का प्लान होना चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट 2 मंथ का प्लान होना चाहिए, फिर उसके नेक्स्ट 1 मंथ का प्लान होना चाहिए। इस तरह से मेरे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि मैं कितने दिन में क्या करने वाला हूँ। और जब मेरे पास एक 4 मंथ का प्लान है तो मैं उसका एनालिसिस एट द एंड ऑफ 4 मंथ नहीं करूँगा। उसके लिए मैं छोटे छोटे गोल सेट करूँगा। मेरा कोई वीकली गोल होगा, मेरा कोई मंथली गोल होगा। तो आप अपने लिए वीकली और मंथली जो है वो गोल सेटअप कर सकते हैं। वीकली और मंथली जो गोल आप सेटअप करेंगे, उन गोल्स को सेटअप करने के बाद जब वो आप अचीव कर लेते हैं तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने को रिवार्ड भी कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट का कोई मैच देखना है, मान लीजिए कि आपको कोई मूवी देखना पसंद है, तो आप अपने लिए एक लिमिट सेट कीजिए कि 1 मंथ में जब मेरा ये जो यूनिट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएगी, मेरा एक्सीलेंस आ जाएगा, मैं इसका एग्ज़ाम दे लूँगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने आप को ये रिवार्ड दूंगा। देखिए ज़िंदगी है, इसको जीना भी भरपूर चाहिए, लेकिन अनुशासन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी ये 1 साल की मेहनत, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 साल की मेहनत आपकी लाइफ को बदल के रख सकती है। केवल 1 साल प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो आप ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए आप अपने ड्रीम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डॉक्टर बनना आपका ड्रीम है तो अपने आप आपके अंदर जुनून होगा कि आप ये काम करेंगे। हम आपकी मदद कर सकते हैं इसको अचीव करने में। देखिए, फिर आपको जो हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करना है वो क्या होनी चाहिए। सबसे बहुत ज़रूरी बात है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं, आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। ये कल्चर बहुत बेकार है कि मेरे को टॉपर के नोट ले लेना है या किसी टीचर के नोट्स ले लेना है या फिर मैंने कोई रेडीमेड नोट्स ले लिए। नहीं भाई, आपके खुद के हाथ से बनाए हुए एकदम डिटेल्ड नोट्स होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो डिटेल्ड नोट्स हो और आपकी एक 3 डेज़ रिवीज़न की जो स्ट्रेटेजी हो कि आपने हर 3 दिन के बाद जो उस 3 दिन में पढ़ा है उसको आप समराइज़ भी करते हो। ये अगर आपकी एक टेंडेंसी में आ जाता है, आप इसको रेगुलरिटी में ले आते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और एफर्टलेसली बढ़ने लगती है। ठीक है, तो एक तो आपके पास नोट्स होना चाहिए। अब लेकिन सर हम रिवाइज़ कैसे करेंगे, हम तो बहुत सारा लिखते हैं, हम तो सर बहुत सारा लिखते हैं। जब हम बहुत सारा लिखते हैं तो सर हम उसे रिवाइज कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए भाई 1 पेज नोट्स। ये जो 1 पेज नोट्स है वो एक की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, एक की हो सकती है आपके लिए। 1 पेज नोट्स में हम क्या बनाएं,
मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा कि हम फिजिक्स में 1 पेज नोट्स कैसे बनाएं। उसके लिए मैं आपके लिए स्लाइड बना के लेकर आया हूं। लेकिन अभी अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल देखिए, आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स बनाना है तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप फार्मूला के नोट्स बना सकते हैं 1 पेज में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के लिए बना सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो मेमोराइज करने के लिए बना सकते हैं। और इन सभी में आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, है ना। तो आपके क्विक रिवीजन नोट्स जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। बायोलॉजी में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, बिकॉज वहाँ तो सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि हम सब कुछ लिखने बैठ गए। मैं उसका एक एग्जांपल अभी आपको देता हूँ कि हम फिजिक्स में ये काम कैसे कर सकते हैं। और फिजिक्स में तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला नोट्स ही बनाना है, बाकी और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। बाकी तो आप न्यूमेरिकल करेंगे उसी से होगा, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम बहुत सारी इतनी सारी बुक्स हमारी जो है वो हमने पढ़ डाली है, और इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद हम उसको एक पेज में लेकर आना चाहते हैं ताकि हमारा फटाफट रिवीजन हो जाए, तो इस काम को हम कैसे करेंगे? तो इस काम को करने के लिए मैं आपके लिए ये एक तरीका लेकर आया। देखिए, आप समझिए कि अभी हम 2 मिनट सोच कर देखते हैं कि अगर हमको एक कोई चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड वाला जो चैप्टर है इसमें हमको नोट्स बनाने हैं। तो इसमें अगर हम 1 पेज के नोट्स बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें? एक पेज पर एक ग्रिड बनाएं। उस ग्रिड में कितने पार्ट्स हो सकते हैं? मैंने यहाँ पर 9 सेक्शन किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 9 सेक्शन करें, वो आपका कंफर्ट लेवल है और उस टॉपिक में कितने सब टॉपिक है इस पर भी डिपेंड करता है। आप वहाँ 6, 7, 8, 10 कितने भी ग्रिड्स बना सकते हैं। और आप वहाँ पर देखिए कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के बतौर करके दिखाया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में कूलॉम्स लॉ पर जो भी आपके स्पेशल पॉइंट्स हैं, जो भी फॉर्मूला है, वो आप एक सेक्शन में लिख सकते हैं। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी पर जो है वो दूसरे सेक्शन में लिख सकते हैं। पॉइंट चार्ज और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस वाला, उसके लिए एक पॉइंट में लिख सकते हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं आगे कि हम टॉर्क के लिए अलग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग लिख सकते हैं। इस तरह से हम एक ही पेज पर हमारे पास जो है एक चार्ट बना हुआ हो जिसमें हमारे पास सारे न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला वहाँ पर लिखा हुआ हो। इस तरह से अगर आप प्रयास करते हैं तो ये निश्चित होता है कि आप बहुत तेज़ी से रिवाइज कर पाएंगे, बिकॉज रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विजन। तो आपको रिवीजन जो है वो बहुत तेज़ी से करना होना चाहिए। एग्ज़ाम में मैंने कई बच्चों से बात होती है, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम इसमें क्वेश्चन इसलिए छूट गया कि हमने ये सवाल किया तो था लेकिन हम लास्ट मोमेंट पे इसको देख के नहीं आ पाए थे, हम रिवाइज़ नहीं कर पाए थे। तो अपना पढ़ना भी महत्वपूर्ण है और पढ़ने के साथ साथ ये स्ट्रेटजी भी महत्वपूर्ण है कि हम लोग साथ साथ में तैयारी करें कि हम रिवाइज़ कैसे करेंगे। और हमारी जो स्टडीज़ हैं उनमें इस बात का बहुत इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि एक निश्चित दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हम उस टॉपिक को रिवाइज करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम तेज़ी से ये सारा काम कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हमारा जो MCQ प्रैक्टिस है, यानी हमारे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए। तो जो MCQ प्रैक्टिस है वो हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए और उसके लिए हमारी प्लानिंग कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए कि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहले तो हम सारे के सारे जो चैप्टर वाइज हमारे MCQs हैं उनको करेंगे। फिर उसके बाद हम सेक्शन वाइज जो MCQs है उनको करेंगे। और जैसे कि हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, हम अगले चैप्टर पे पहुंच जाते हैं, हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पढ़ लेते हैं, कोलिजन पढ़ लेते हैं, रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं। इन सभी के चैप्टर वाइज तो हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते ही है। फिर हमें इनके बीच में एक सेक्शन डिसाइड करना चाहिए और सेक्शन वाइज भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना चाहिए। और वो प्रैक्टिस रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब उसमें मिक्स क्वेश्चन होना चाहिए, सीक्वेंशियल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बल्कि मिक्स क्वेश्चन होना चाहिए। एज वेल एज फिर हमें पीरियोडिकली जो है वो हमारे जो पुराने जो चैप्टर्स हो गए हैं उनके पीरियोडिकल रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब हमारे 3, 4, 5 चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होते चले जाएं, उनमें हमें कॉन्फिडेंस आता जाए तो कुछ इंटरवल के बाद उनकी एक रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। और ये जो पीरियोडिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो हमारी, उसको हमको बिल्कुल नीट के एग्ज़ाम की तरह करना चाहिए।
हमको टाइम लगाना चाहिए 3 घंटे का, सेम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लेना चाहिए और हो सके तो एनवायरनमेंट भी बिल्कुल वैसा ही रखना चाहिए जैसा कि नीट की परीक्षा में होता है। जैसे कि आप अपने घर में एसी में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक ईमानदारी वाली बात है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर भी एयर कंडीशन होगा। तो कोशिश कीजिए कि आप पंखा चलाकर ही ये काम कर रहे हों, ठीक है। आप एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग पर ही ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप अभी से इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और एक वेल प्लान्ड मैनर में अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और सबसे ज़रूरी होता है बेटा खुद पे भरोसा करना, ठीक है ना, क्योंकि हारता वो है जो लड़ता नहीं है और जीतता वो है जो डरता नहीं है। इसलिए खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। खुद पे भरोसा कीजिए, अथक प्रयास कीजिए। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, लेकिन वो मेहनत प्लान्ड होना चाहिए। तो मैंने आपको प्लानिंग के टूल्स बताए, इसके आधार पर आप प्लानिंग कर सकते हैं और परफॉर्मेंस अच्छा आ सकता है आपका। बहुत ही जल्द नीट के सभी बच्चों के लिए हम एक बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि हम आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। ओके।